हेलो बच्चों। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3। हमने अब तक इस चैप्टर में सबसे पहले आइस पढ़ी थी। आइस से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। उसके बाद में बात की थी हमने डिफेक्ट्स ऑफ आई। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे एंड रिवाइज भी किया होगा। हम आज करेंगे इससे आगे का। अगर कोई स्टूडेंट न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियोस को लाइक करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आखिर होता क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पर गौर देंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में दो तरीके के मीडियम पढ़े थे इससे पिछले वाले चैप्टर में, एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री आ जाए जिस भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, उसे कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। कैसे तो समझिए। देखिए मान लीजिए हमारा एक सरफेस है, यहां पर है पहले डेंसर मीडियम, यहां पर है रेयर है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए गिलास है या यहाँ एयर है। इस तरीके से रेयर में एयर और डेंसर में गिलास जब आता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम क्या कर रही है, ट्रैप। यहां पर नॉर्मल बनाएंगे इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया हमारा नॉर्मल। इतना क्लियर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना अभी तक क्लियर है आपको। अब देखिए जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है तो मैंने आपको बताया था कि लाइट रे नॉर्मल से दूर की तरफ जाती है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, बट लाइट जाएगी कैसे, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी जगह और बढ़ा दिया। एज्यूम करते हैं इस पर लाइट रे कितनी गई, यहां पर गई है। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया इतना, ये। तो लाइट और ज्यादा दूर जाएगी इससे। मान लीजिए इस पर लाइट जाती है बिल्कुल सीधे यहां, इतनी बैंड हो गई। तो अब एक चीज देखिए, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। इस लाइट पर, ये लाइट कहां जा रही है, यहां से। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये नॉर्मल यहां से गई। जैसे रिफ्रैक्शन होता लाइट जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे ना जाके नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम जा रही है। तो नॉर्मल से दूर जैसे ये लाइट रे कैसे होगी, इस तरीके से। और देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, इसके बीच का ये जो एंगल है 90 डिग्री ही तो है। ये कैसा है, एंगल आर। एंगल आर कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर, इसे ही कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल। इसे डिनोट करते हैं आई सी से। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल, इसको आई सी से डिनोट करते हैं, आई सी यानी क्रिटिकल एंगल। अब कुछ ऐसे मीडियम्स है, डेंसर मीडियम्स, जिनके हमें क्रिटिकल एंगल्स या तो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं या हायर एजुकेशन में क्या ये होते हैं, ये यूज होते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। डायमंड के लिए क्या क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री। दूसरा क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। अगर ग्लास है, कांच है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, 42 डिग्री। तीसरा वाटर के लिए, अगर हमारा डेंसर मीडियम वाटर है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, 48 डिग्री या 49 डिग्री। देखिए दोनों ही यूज किए जाते हैं, किसी बुक्स में 48 लिखा रहता है, किसी में 49।
आप 48 को ज्यादा मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आप 10th क्लास में, बट आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको 49 देखा जाता है वहां पर। ठीक है, तो अभी कितना याद रखना आपको, 48 डिग्री और 49, 48 को ज्यादा ध्यान देना है। ये था क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से ही रिलेटेड एक फेनोमेनन होता है जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, उसके बाद इसे बताऊं। अब इधर देखिए एक बार, मान लीजिए मीडियम, ये नॉर्मल, यहां पर एक इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, वो जानी ऐसे चाहिए थी, बस ऐसे जाकर नॉर्मल से थोड़ी दूर, इसको इंसिडेंट रे को और किया इस तरीके से। दूसरी बार में ये इंसिडेंट रे ऐसे ना जाकर कैसे चलेगी, इसी लाइन से होते हुए, तो यहां पर क्या बना, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। बट इस लाइन को अगर हम और इस तरीके से कर दें और ज्यादा एंगल पर डाल दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, पहले लाइट यहां तक जाए तो इससे तो और दूर जाएगी नॉर्मल से, तो लाइन कैसे जाएगी, यूं हो गई, ये लाइन यहां से यहां आ गई। अब एक चीज इसको नोट कीजिए, पुरानी में चीजें अगर आपके लिए मिटा दूं, ये क्या है, रिफ्लेक्शन ही तो था, क्या यहाँ पर पॉलिशिंग वाला है, नहीं, तो रिफ्रैक्शन में आ गया। यानी कि लाइट रे जब रिफ्रैक्ट हो रही है तो सेम मीडियम में आ रही है, इसे ही TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना रिफ्रैक्शन था वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। When a light ray enters obliquely यानी कि तिरछी, from denser to rarer medium, किस मीडियम से जाए, denser से rarer medium, with angle of incidence। देखिए लाइट रे यहां पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, क्रिटिकल एंगल, बट लाइट कब सेम मीडियम में आएगी, जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये पॉइंट याद रखना है, TIR कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। देन लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम, जो लाइट रे है वापस से डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे ही कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं इसका क्लियर डायग्राम बनवा देता हूं आपके लिए। ये है मान लीजिए सरफेस, ये नॉर्मल मान लीजिए, नॉर्मल लाइट रे आती है, यहां पर जैसे ही पड़ती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट कहां चलेगी, सेम मीडियम में आ गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्रेटर है किससे, IC से। ये पॉइंट याद रखना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी क्या हुआ है, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, इन दोनों चीजों को नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि किस कंडीशंस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। देखिए कंडीशन सिर्फ लिखनी है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन। सबसे पहले आप अगर देखिए रेयर से, अगर यहाँ रेयर मीडियम होता तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती, क्या कभी हो पाता है, सर नहीं। तो लाइट हमेशा डेंसर से किस में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में, पहली कंडीशन TIR के लिए। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होगा, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यही दो कंडीशन है, यही आपको लिखवानी है। पहले आप इसे ड्रॉ कीजिए और नोट। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं TIR से आगे। दो कंडीशंस जैसे कि मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली कंडीशन, लाइट मस्ट गो ऑब्लिक्यूली फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। लाइट हमेशा ही ऑब्लिक्यूली यानी तिरछी जानी चाहिए, कौन से मीडियम, डेंसर से रेयरर मीडियम। रेयर से डेंसर जाएगी तो TIR नहीं होगा। कैसे जानी चाहिए, हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम और ऑब्लिक्यूली जाए, यानी कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जाए। नंबर 2,
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन मैंने आपको अभी समझाई। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए डेंसर मीडियम के अंदर, वो कैसा होना चाहिए, हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो टीआईआर नहीं होगा। अगला टॉपिक है हमारे पास, टीआईआर खत्म हो चुका है, अगला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म आखिर है क्या? द यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म। दो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यूनिफॉर्म का मतलब हर पार्ट में बराबर, कहीं ज्यादा कम कहीं नहीं, हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ट्रांसपेरेंट हो जिसके पार हम देख सकें। मीडियम है बाउंडेड बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, जो कि किसी एक एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है। मान लीजिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, दोनों कुछ एंगल पर इंक्लाइंड, इनके बीच में ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम से फिल हो, या तो पानी हो या ग्लास हो, तो उसे कहा जाएगा प्रिज्म। अब देखिए दो सरफेस तो ये हो गए, तीसरा अपने आप ही प्लेन हो जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपने वो देखा होगा कहीं बाहर टूर्स पर जाते हैं तो एक तंबू से लगाते हैं, ये ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल वाला देखिए तंबू से, इस साइड एक रेक्टेंगल, इस साइड एक रेक्टेंगल जैसा, नीचे जमीन है वो भी रेक्टेंगुलर, साइड में दोनों साइड क्या है, ट्रायंगल्स बन गए, तो इसे कहा जाता है प्रिज्म। और ये कांच का होता है, आपकी लैब्स में भी प्रोवाइड किया जाता है, बट हम जो ड्रॉ कर सकते हैं वो सिर्फ ट्रायंगल का सामने वाला फेस ही तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक प्रिज्म जैसा है। अगर मैं इसको क्लियरली वैसे दिखाऊं आपको बनाकर एक, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक आगे वाला फेस है, इस तरीके से ये अंदर की साइड, यहाँ पे भी तो एक वो बन रहा होगा ट्रायंगल, इधर वाले फेस का जो खुला हुआ होगा, इधर की साइड खुला हुआ होगा, एक इधर खुला हुआ है, एक नीचे रेक्टेंगल हो गया, एक ऊपर रेक्टेंगल हो गया, एक इधर रेक्टेंगल हो गया। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से होता है, ये प्रिज्म है। क्या है ये, प्रिज्म। पहली चीज क्लियर, ठीक है। A normal prism has two triangular base and three rectangular lateral surfaces। बिल्कुल बात सही। दो बेस जो होते हैं दोनों साइड ट्रायंगल्स की फॉर्म में होते हैं, दोनों ट्रायंगुलर बेस हैं, तीन लेटरल रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की फॉर्म में दो इस तरीके से, एक नीचे, रेक्टेंगल की फॉर्म में तीन क्या है, लेटरल होता है साइड, साइड के सरफेसेस हैं। तो नॉर्मल प्रिज्म में दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस। इतना क्लियर अभी तक। अब बात करते हैं आगे एंगल ऑफ प्रिज्म। मान लीजिए ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए, दो जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म, किसी प्रिज्म के दो मान लीजिए रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, यहां से, इन दो सरफेस, इसके बीच का जो ये जो एंगल है इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्लियर, यानी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म के, उनके बीच का जो भी एंगल होगा उसे ही कहा जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये था प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हमने पढ़े हैं, बट इससे रिफ्रैक्शन भी तो कराना पड़ेगा। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके लिए मैं आपको अभी कराता हूँ, आप इसे नोट कीजिए अच्छे तरीके से, ये वाला प्रिज्म जो ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अब मैं जो आपको प्रिज्म कराऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों को समझ नहीं आ पाता, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को, अगर आपने हल्का सा भी माइंड को इधर उधर किया, आपको शायद समझ ना आए। फिर
सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, हमारे पास एक प्रिज्म है ए बी सी, ठीक है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या ग्लास या एयर, तो ये रेयरर, ये डेंसर, ये रेयरर। इतना क्लियर। हमने इस प्रिज्म पर एक लाइट मारी, मान लीजिए इस प्रिज्म पर एक लाइट थी, ये क्या है, इसे मान लीजिए यहां से P, ये जिस पॉइंट पर आई है इस पॉइंट को मान लीजिए Q, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे, इंसिडेंट। जिस पॉइंट पर आती है उसका नॉर्मल बनाते हैं, सरफेस ऐसा आता है इसका नॉर्मल यू करके बनेगा। ये नॉर्मल है, इसको नाम देंगे N1 यानी फर्स्ट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर। अब ये लाइट रे देखिए, मैं थोड़ी सीधी बना देता हूं इसे, ये लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी, बिल्कुल सीधी इस तरीके से। स्केल से आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेम, जानी ऐसे चाहिए थी, बट ऐसे ना जाके यहां पर रेयरर मीडियम या डेंसर। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ऐसा ना जाएगा, हल्की सी इस नॉर्मल की तरफ बेंड होकर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। क्यों, यहां पर मान लीजिए जो आई है इस पॉइंट को मान लीजिए R, ठीक है। जिस पॉइंट पर आई है तो यहां पर भी नॉर्मल बनेगा, सरफेस ऐसे नॉर्मल कैसे बनेगा, यू, इस लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये कौन सा है, N2, दूसरा नॉर्मल। जहां पर ये दोनों नॉर्मल मिलते हैं उस पॉइंट को मान लीजिए X, ठीक है। अब लाइट रे एक चीज सोचिए, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर में, डेंसर से रेयर सीधी जानी चाहिए, जानी चाहिए, बट जब डेंसर से रेयरर जाते हैं नॉर्मल से क्या हो जाते हैं, दूर जाते हैं, सीधी की जगह क्या जाएगी, नॉर्मल से और दूर जंप कर जाएगी। ऐसे ना जाकर ये लाइट रे कैसे जाएगी, इस तरीके, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो लाइट रे बाहर की तरफ निकलती है उस लाइट रे को कहा जाता है इमरजेंट रे। कौन सी रे, इमरजेंट। यहां पर मान लीजिए पॉइंट RS जो है वो इमरजेंट रे, और नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। इतना क्लियर, सादा सिंपल सा है। दोबारा सुनिए, इंसिडेंट रे है, सबसे पहले PQ इंसिडेंट रे, यहां पर भी नहीं, यहां पर बनाया हमने नॉर्मल, पहला नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट रे जानी ऐसी चाहिए थी, बट रेयरर से डेंसर जाके तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो जानी ऐसे चाहिए थी बट जा ऐसे रही है। जैसे लाइट रे की अगला इंटरफेस आया, यहाँ पर R, QR ये रे है। अब यहाँ पर एक इंटरफेस आया, यहाँ पर नॉर्मल बनाया N2, N2 बनाने के बाद लाइट रे देखिए डेंसर से रेयरर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, जार सीधी रही थी बट नॉर्मल से दूर हो गई, जो रे बाहर के साइड निकली उसे कहा गया इमरजेंट रे, और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। इतना अभी तक आपको क्लियर है। आगे नॉर्मल में ये X। अब एक चीज देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बाहर की साइड लाइट रे निकली, पहले इंटरफेस पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, यहाँ पर ये तो नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा ये, और ये कौन सी रिफ्रैक्टेड, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल R1,
ये रिफ्रैक्शन वन। जैसे लाइट रे जाते हैं नॉर्मल और इस वाले रे का बीच का ये जो एंगल होता है इसे R2 मानते हैं, R2। जहां पर एक ना हल्का सा रिलेशन आता है एंगल ऑफ प्रिज्म और R1 और R2 के। जो एंगल ए होता है वो होता है R1 और R2, इन दोनों एंगल्स को जोड़कर आता है हमेशा। ये कैसा आता है आपको ये याद नहीं रखना, मैं सादा सिंपल बता सकता हूँ आपको किस तरीके। R1 R2 ये एक ट्रायंगल है, 180 माइनस R1 R2 ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़कर 180 होता है। ये तो आप जानते होंगे क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनको जोड़कर 180 डिग्री है, उसी से रिलेट करके ये वाला आंसर आ जाता है। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर R1 प्लस R1 ये एंगल, R2 ये, इतना क्लियर। अब देखिए इंसिडेंट रे कैसे जा रही थी, ऐसे, बट ऐसे न जाकर कैसे जा रही है, ऐसे। अगर हम इमरजेंट रे को पीछे की साइड ले जाएं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कौन सा है, देखिए हल्की सी ऐसे नहीं जाएगी, इस तरीके से जाए। इस पॉइंट को मान लीजिए M, ठीक है। रे जानी कैसे चाहिए थी हमारी, ऐसे, बट ऐसे न जाकर कितनी चेंज हो गया है। ये जो एंगल होता है ना, जितनी लाइट डेविएट हुई है सीधे जाने की जगह इतनी डेविएट हो, इसे कहा जाता है डेल। डेल क्या होता है, डेल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन यानी कितना एंगल डेविएट करा हमारी लाइट ने, जानी सीधी चली थी बट जाए सीधे की जगह इस तरीके से चली। ये तो आप समझ रहे हो बाहर कैसे लिखे, इतने एंगल के साथ डेविएट होकर निकली, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल से डिनोट करते हैं, डेल का साइन ये होता है। द एंगल बिटवीन फॉरवर्ड इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड आगे तक बढ़ाइए और इमरजेंट रे दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझ आ गया होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझ आ गया होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करना है और आपको कम से कम एक दो बार तो प्रैक्टिस करनी है खुद से ये बनाकर और ये करके। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है स्कूल में जो आपको लैब्स में कराएंगे अगर आपके टीचर्स ने कराया तो, वरना आपकी बुक में साइंस की लैब जो लैब मैनुअल होती है उसमें ये एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। आपके स्कूल्स में एक प्रिज्म भी अवेलेबल होता है, आप टीचर से बोल सकते हैं हमें प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करा कर दिखाइए, वो आपको करा देंगे। आप इसे ड्रॉ कीजिए, इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन। उससे पहले एंगल ऑफ डेविएशन ये हमारा क्लियर हो गया, अब बात करेंगे डिस्पर्जन की, आप इसे नोट कीजिए। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज रह गई थी, एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे। एंगल ऑफ डेविएशन होता है ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, एन क्या है, एन क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटी सी चीज रह गई थी, मैंने आपको ये बता दिया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों आप बात करते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आखिर होता क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक व्हाइट लाइट है, नॉर्मली जो सनलाइट होती है उसे ही व्हाइट लाइट कहा जाता है। व्हाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है वो उसके कंपोनेंट कलर मतलब जिस जिस कलर से मिली है वो मिलकर वो व्हाइट लाइट बनी है, उसे ही कहा जाता है डिस्पर्जन। एक व्हाइट लाइट आई, उसको अगर किसी फेनोमेनन से उसी के साथ कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए, उन्हीं कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए जिससे वो बनी है, उसी फेनोमेनन को या उसी कंडीशन को कहा जाता है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, कैसे हम डिस्पर्जन का पता कर सकते हैं, देखिए। When a white light passes through a prism, then it splits into its 7 constituent colors. जब कोई व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश या व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से हम पास करते हैं, प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डालें तो वो अपने 7
कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स यानी सात जिन रंगों से मिलकर बनी है उसमें अलग अलग टूट जाती है। कैसे टूटती है वो हम पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्रिज्म है, यह हमारे पास क्या है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। यह हमारे पास प्रिज्म है ए बी। हमने सबसे पहले एक व्हाइट लाइट कौन सी होती है, सनलाइट। व्हाइट लाइट कौन सी, सनलाइट। ठीक है बच्चों, जैसे ही व्हाइट लाइट डाली है जानी कैसे चाहिए थी, बिल्कुल सीधी, बट ये अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है इस तरीके से। यहां पर टूट जाएगी, यहां पर यहां से हो जाएगी लाइट इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी। और ये लाइट कैसे जाएगी, यहां पर एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन लगाई गई होगी, यहां पर हमें मिलेगा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, अब देखिए मैं बताता हूं होता क्या है। लाइट गई, वो जानी सीधे चाहिए थी, बट सीधे ना जाकर कैसे गई वो लाइट, अपने कंपोनेंट कलर्स में यहीं से टूट गई, फिर यहाँ पर और ज्यादा डिवाइड हो गई इस तरीके से। यहाँ पर ये जो लाइट जाती है यहाँ पर मिलता है हमें रेड, आर फॉर रेड। यहाँ पर हमें मिलता है वॉयलेट, वॉयलेट यानी वॉयलेट लाइट है, ये रेड लाइट है। अगर वॉयलेट लाइट रे को पीछे तक मिलाएंगे यहां तक, तो हम देखेंगे ये जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है ये वॉयलेट का बन रहा है, ये डेल वी। सिर्फ ऐसे ही हम अगर रेड लाइट को भी मिलाएंगे पीछे की साइड, यहीं से मिलेगा वैसे तो देखिए, तो ये जो छोटा एंगल बनेगा यहाँ पर, छोटा वाला, इसे कहेंगे डेल आर। अब आप देखिए कौन ज्यादा डेविएट हुई है, वॉयलेट या रेड, वॉयलेट वाली। तो पहली कंडीशन क्या है, डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर, यानी एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट लाइट का ज्यादा है और रेड लाइट का कम, यानी वॉयलेट लाइट ज्यादा डेविएट हो रही है, रेड लाइट कम। अब हमें स्पेक्ट्रम मिलता कैसा है, सबसे पहले इतना क्लियर, डेल वी डेल आर, ये एरोस का ध्यान रखिएगा, एरोस बनाने पड़ते हैं, यहां पर भी बना लीजिएगा। ये रेड है, ये वॉयलेट, ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। अब ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिला है ना पूरा, यानी कि ये जो 7 कलर मिलेंगे यहाँ पर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, वो सेम कलर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। इसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर का बैंड मिलता है जब कोई एक व्हाइट लाइट डिस्पर्जन से, जो 7 कलर का बैंड बनता है व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन से, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स formed by dispersion of white light is called spectrum। व्हाइट लाइट के डिस्पर्जन से जो 7 कलर का बैंड बनता है उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अगला वर्ड एक्रोनिम। एक्रोनिम होता क्या, द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट रिप्रेजेंट सीक्वेंशियल कलर्स इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर एक सीक्वेंस में जो कलर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके अल्फाबेट्स जो होते हैं उसके ग्रुप को कहा जाता है एक्रोनिम। अब कौन से कलर्स होते हैं, बिग, प्योर, इन सभी कलर्स का नाम आप जानते हैं। बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन,
वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। आपको ये सातों के सातों कलर्स याद रखने, इसे एक्रोनिम कहा जाता है। और हम जानते हैं वॉयलेट कलर का जो डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो रेड कलर से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, और रेड कलर ऊपर मिलता है हमें स्पेक्ट्रम में, वॉयलेट कलर नीचे। आप इसे नोट कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। इसी से रिलेटेड ये जो पॉइंट से कौन सी ज्यादा डेविएट होती है, कौन सी कम होती है, ये हम करते हैं अभी। और देखिए, सबसे पहले जो ये डिस्पर्सन था, जो ये स्पेक्ट्रम था प्रिज्म से, किसने फाइंड किया था, ये क्वेश्चन आ जाता। तो इसाक न्यूटन, न्यूटन चाचा ने। वैसे आपकी नाक में दम कर रखा है, इतना ज्यादा फिजिक्स आपको दे रखी है, काफी बच्चे परेशान है इससे। बट उन्होंने ये भी दिया था, उन्होंने एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को जैसे पास किया तो स्पेक्ट्रम मिला था। तो ये किसने फाइंड किया था, इसाक न्यूटन। वो मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो है 1/वेवलेंथ के रिलेशन में है। यानी वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन कम, और वेवलेंथ अगर कम होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। यही होता है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इसी वजह से रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ ना काफी ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम। तो रेड इज लीस्ट डेविएटेड, डेविएशन कम तो लीस्ट डेविएटेड, लीस्ट यानी कम, लीस्ट डेविएटेड कलर। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कम डेविएटेड होती है। वॉयलेट इज मोस्ट डेविएटेड कलर बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या होती है, डेविएटेड। इसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ज्यादा। इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। देखिए, एक साइंटिस्ट थे इसाक न्यूटन, मैंने अभी आपको बताया था, एक गिलास का प्रिज्म लिया था, गिलास यानी कांच का प्रिज्म जैसा आपके लैब्स में अवेलेबल होता है, उससे इन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था। याद रखना किसने किया था, इसाक न्यूटन। आगे, व्हाट इज नोन एज व्हाट इज रेफर्ड एज व्हाइट लाइट। हम किसे व्हाइट लाइट कहें, इतनी सारी लाइट्स हैं, किस लाइट को हम व्हाइट लाइट बताएं। देखिए, ऐसी लाइट जो सेम ऐसा ही स्पेक्ट्रम बताए जैसा सनलाइट बनाती है। सनलाइट कैसा स्पेक्ट्रम बनाती है, 7 कलर का। तो कोई सी भी लाइट अगर वो 7 कलर का, उन्हीं कलर का स्पेक्ट्रम बनाती है जैसा सनलाइट बनाती है, उसे हम कहेंगे व्हाइट लाइट। तो एनी लाइट दैट फॉर्म्स द स्पेक्ट्रम सिमिलर टू सनलाइट इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइट। ऐसी लाइट जो बिल्कुल सनलाइट के जैसा स्पेक्ट्रम बनाए उसे कहा जाएगा व्हाइट लाइट। अब दो टर्म आती है हमारे पास, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक होता है कलर। ऐसी लाइट जो सिर्फ एक कलर की बनी हुई हो, सिंगल कलर की या कलर या वेवलेंथ, सिर्फ एक वेवलेंथ या द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल कलर और वेवलेंथ, जो सिर्फ एक कलर की या एक वेवलेंथ की लाइट होती है उसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट होती है, सोडियम लाइट जो होती है ये हमारी मोनोक्रोमेटिक होती है। पोली, पोली यानी बहुत सारे, देखिए मोनो की जगह एक डाई और आता है, डाइक्रोमेटिक लाइट। डाई मतलब दो, तो जो लाइट दो कलर या दो वेवलेंथ से मिलकर बनी हो वो डाइक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक, ऐसी लाइट द लाइट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 कलर्स और वेवलेंथ्स इज कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पोली यानी बहुत ज्यादा, दो से ज्यादा अगर कलर्स मिले हुए हो या वेवलेंथ्स की लाइट हो उसे कहा जाएगा पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट में एग्जांपल है आपका व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आप भी जानते हैं कितने कलर से मिलकर बनेंगे, 7। कौन कौन से 7 कलर है वो मैंने आपको अभी बताया था, विव, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर। तो ये था हमारे मोनोक्रोमेटिक। और पॉलीक्रोमेटिक वर्ड से ही समझ आता है, मोनो यानी एक, पोली मतलब बहुत सारे। तो आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे
रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे, क्योंकि देखिए जब इसाक न्यूटन ने एक प्रिज्म की उससे उन कलर्स को तोड़ तो उनको वापस से क्या वैसा कलर बनाया जा सकता है उनको जोड़कर, इसी को कहा जाएगा रिकॉम्बिनेशन। वो हम पढ़ेंगे, आप इससे पहले नोट कीजिए। देखिए बच्चों, बात करते हैं अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। देखिए ये जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट है, अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज पढ़ने की सोचेंगे, रटने की सोचेंगे, नहीं आएगा समझ। आप इसको एक कहानी की तरह सोचिए, अपने इमेजिनेशन की तरह सोचिए। न्यूटन चाचा यानी इसाक न्यूटन, जिन्होंने बहुत नाक में दम कराया, बच्चों को इतने फिजिक्स छोड़ गए, इतनी सारी कि बच्चों को पढ़ी भी नहीं जाती, समझी भी नहीं जाती। तो इन्होंने देखिए, अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल के जो लोग हैं, उनके दिमाग के हिसाब से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पहले तो अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट डाले, उसे 7 कलर मिले, ठीक है, वो सोचे, पहली बात तो 7 कलर मिल गए, उसके बाद तो वो आगे सोचेगा नहीं, जो सोच ले उसमें से भी कि मैं देखूं क्या इसमें और भी कलर मिल सकते हैं क्या, और प्रिज्म लगाकर उस प्रिज्म के आगे दूसरा प्रिज्म लगाकर क्या और कलर मिल सकते हैं, नहीं मिलेगा तो वो वही खत्म कर देगा, छोड़ देगा, आगे तो जाएगा ही नहीं। आप भी जानते हैं आज के टाइम पे इंसान इतना ऐसा हो गया है, सेल्फिश हो गया है, इतना आलसी सा हो गया है कि ज्यादा चीजों को समझना नहीं चाहता। अगर आप भी होंगे, आप क्या सोचेंगे, नहीं निकल रहा, चलो फोन चलाओ, रील चलाएंगे, यही होता होगा आपके साथ। बट न्यूटन ऐसा नहीं था। इसाक न्यूटन ने क्या काम किया, सबसे पहले जो पहले प्रिज्म से स्पेक्ट्रम निकला, मान लीजिए ये पहला प्रिज्म था, यहां से एक व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट गई थी तो ये किसमें टूटी थी, ऊपर रेड, यहाँ पर रेड, यहाँ वॉयलेट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट गई। अब व्हाइट लाइट जैसे ही गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि लाइट जैसे जा रही है, यहाँ से हल्की सी इधर निकली बाहर की साइड, ये इस तरीके से, एक सेकंड रुके, इस तरीके से ये वॉयलेट। अब न्यूटन ने देखिए क्या काम किया, यहाँ पर ना एक सीधा प्रिज्म लगाकर देखा पहले तो कि क्या इससे और भी लाइट बन सकती है, तो कोई लाइट और नहीं मिली हमें, फिर साथ के साथ में इसके अलावा कोई और लाइट नहीं मिली न्यूटन को। तो न्यूटन ट्राई टू स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट यूजिंग अनदर प्रिज्म, बट ही वुड नॉट गेट एनी मोर कलर। उसने ट्राई किया, कोशिश करी खुद से कि वो उस स्पेक्ट्रम को और तोड़े, और ज्यादा कलर देखने की कोशिश करे, एक और प्रिज्म रखकर, बट ऐसा नहीं हुआ। न्यूटन का दिमाग घुमा, उसने प्रिज्म को ही घुमा दिया, प्रिज्म जो सीधा था दूसरा उसको उल्टा करके लगा दिया, जो उसका दूसरा प्रिज्म लगा वो इस तरीके से था, उल्टा करके प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म लगाया था उसने। अब क्या हुआ, जैसे उल्टा प्रिज्म लगाया, ये लाइट क्या हुई, यहां से बाहर जो निकली वो क्या निकली, व्हाइट लाइट। जैसे ही उसने ऊपर रेड थे, नीचे वॉयलेट, जैसे ही उसने दूसरा प्रिज्म लगाया, जो लाइट निकली वो व्हाइट लाइट हुई। न्यूटन चौंक गया, ये व्हाइट लाइट निकल गई, ऐसा क्या हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, ये आकर जितना स्पेक्ट्रम था, ये आगे जाकर जैसे उल्टा प्रिज्म लगाया तो वो क्या हो गया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर व्हाइट लाइट की फॉर्म में निकल। अब व्हाइट लाइट निकली, कैसे निकलेगी, सनलाइट के जैसे ही निकलेगी, जैसे बिल्कुल सनलाइट निकली थी। ये थोड़ा इधर को ऐसे हो गई है, नीचे की साइड करके ही निकलेगी लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है। सनलाइट जैसे निकली तो यहां से न्यूटन ने पता किया ये 7 कलर थे, इन सातों को मिलाकर ही सनलाइट बन रही है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आई, ऑल द 7 कलर्स आर कंबाइंड बाय इन्वर्टेड प्रिज्म एंड इमर्जेस एट व्हाइट लाइट। ये तो न्यूटन ने पता कर लिया।
कंक्लूजन क्या क्या, ही कंक्लूडेड दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल कलर्स। 7 जो विजिबल कलर पे ये बिग ग्योर वाले, इनसे ही मिलकर क्या बनी होती है हमारी सनलाइट। तो ये था रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को दोबारा से कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट बना। किसने किया था? इसाक न्यूटन ने किया था। ये कर रहे थे नॉर्मली एक्सपेरिमेंट, बट इन्हें क्या पता था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। सेम यहाँ पर अगर आप भी कोशिश करते रहेंगे सोचने की, समझने की, क्योंकि देखिए कोई भी चीज इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपसे होगी नहीं। पढ़ाई है, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं है तो मान लीजिए पहले दिन 1% समझ है, दूसरे दिन ज्यादा है, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आपको काफी ज्यादा समझ आने लगेगा और आपको ठीक से भी फील होगा पढ़ने में। इसलिए मैं कहता हूँ लगातार पढ़ते रहिए और इसको अब आप अच्छे से नोट कीजिएगा। ये वाला डायग्राम आपको नोट करना है, आपकी बुक में दे रखा है, एक बार बुक में भी चेक कर लीजिएगा। रिकॉम्बिनेशन का ठीक से क्लियरली ड्रॉ करना है ये डायग्राम। एंड इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में टिंडल इफेक्ट और आगे का जो इस चैप्टर का है, कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करना। आप इस वीडियो को अच्छे से देख चुके होंगे एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो, जिससे कि आपके पास जो वीडियोस आए मेरी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि एग्जाम में भी आपके मिड टर्म के एग्जाम में टाइम कम बचा है। आप इसे देखिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भेजते रहिए।